उत्तराखंड के चमोली में एवलांच के चलते बर्फ में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 50 मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। 4 की मौत, 5 की तलाश अब भी जारी। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 मजदूरों की मौत पर सीएम धामी ने जताया दुख। चमोली एवलांच की घटना में फंसे श्रमिकों की राहत और बचाव कार्यों का सीएम धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण। बचाए गए मजदूरों से जाना हालचाल। चमोली हादसे को लेकर पीएम मोदी ने ली सीएम धामी से जानकारी। पीएम ने सीएम धामी को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। गृह मंत्री अमित शाह से मिली उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। नई दिल्ली में हुई मुलाकात। गृह मंत्री को विधानसभा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ की चर्चा। चमोली में हुए एवलांच के बाद आपदाओं को लेकर अलर्ट मोड पर उत्तराखंड प्रशासन। नई टिहरी में मौजूदा हालात को देखते हुए ट्रैकिंग पर लगी पूरी तरह से रोक। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत को लेकर 6 मार्च को उत्तरकाशी के मुखवा आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के आगमन से प्रदेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नई टिहरी विधायक की प्रदेश सरकार से अपील। उत्तराखंड में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटें बढ़ाए जाने की मांग। उत्तराखंड में बदलते मौसम ने बढ़ाई ठंडक और परेशानी। प्रदेश के कई इलाकों में एवलांच और भूस्खलन के मामले। और पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ठंड से खिले व्यापारियों के चेहरे। बढ़ती ठंड से बढ़ेगी मसूरी में सैलानियों की संख्या। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ करते हैं जिस पर देश भर की नजरें हैं। दरअसल चमोली में हुए एवलांच में जो पहला गांव है, प्रथम गांव माड़ा, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अच्छी खबर यह है कि 46 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि दुखद खबर यह है कि 4 मजदूरों की इनमें से मृत्यु हो गई है। एवलांच की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत भी हुई है। 5 मजदूरों की तलाश अब भी जारी है। शुक्रवार को उत्तराखंड के बाड़ा में ग्लेशियर टूटा और इसके बाद बड़ा एवलांच, भारी हिमस्खलन हुआ था जिसमें बीआरओ के कैंप को काफी क्षति पहुंची थी। इस दौरान 55 से ज्यादा मजदूर वहां पर उनकी उपस्थिति थी और वो इस एवलांच में बर्फ की चादर के नीचे दब गए थे। अभी जो खबर हमें मिल रही है उसके अनुसार 50 मजदूरों को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन इनमें से 4 मजदूरों की मृत्यु की भी खबर है। इसी के साथ साथ 55 लापता श्रमिकों की तलाशी अभियान अभी भी जारी है। 5 लापता लोगों का लगातार रेस्क्यू करने के लिए आर्मी, आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें ज्वाइंट ऑपरेशन निरंतर चला रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री सीएम धामी से लगातार बात करके राहत और बचाव कार्य की जानकारी ले रहे हैं। सुरक्षित बाहर निकाले गए श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को यह आश्वासन भी दिया है हर संभव मदद जो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को चाहिए वो उन्हें मिलती रहेगी। खुद अगर आप तस्वीरें देखें तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री सीएम धामी ने मोर्चा संभाला और वो पहुंच जाते हैं उन रेस्क्यू जो लेबर्स थे उनसे मिलने के लिए जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया था। हालांकि दुखद खबर यह है कि 4 मजदूरों की इसमें से मौत भी हुई है। वहीं देहरादून लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि बर्फ में दबे जो 4 मजदूर हैं उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन 5 जो अभी भी दबे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। 46 मजदूर, 46 लेबर्स अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सीएम धामी मौके पर ही उपस्थित है। चंद तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जब खुद मुख्यमंत्री आपदा के इस वक्त में इन श्रमिकों के साथ खड़े हुए नजर आए, ये बताते हुए कि परिवार पर जब संकट आता है तो परिवार के मुखिया के लिए वो कितनी चिंता का सबब बन जाता है। मुख्यमंत्री फोन के जरिए लगातार जानकारी लेते रहे। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उससे जुड़ी हुई जानकारियां निरंतर सतत वो ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आज उस जगह का हवाई सर्वेक्षण भी किया जहां पर शुक्रवार को ये बड़ी घटना हुई थी। रेस्क्यू के दौरान भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जो टीम रेस्क्यू की थी उनके साथ उन्होंने जायजा भी लिया और
साथ ही साथ जो रेस्क्यू किए गए मजदूर लाए जा रहे थे उनसे उनका हालचाल भी जाना है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर माड़ा गांव जो भारत तिब्बत सीमा है, प्रथम गांव इसे कहा जाता है, नेशनल हाईवे 7 जो बद्रीनाथ को कनेक्ट करता है, बेहद खास ये हाईवे है। और यहीं पर ही लगातार, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम ठीक नहीं है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, यहां पर बर्फबारी होती है, मौसम खराब होता है और एक एवलांच जो कि बीआरओ की टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो श्रमिक थे उनका कैंप लगा हुआ था, उसमें वो तमाम श्रमिक थे जो 8 से 10 फीट इस नेशनल हाईवे पर बर्फ जम चुकी थी उसे हटाने के कार्य में लगे हुए थे। एवलांच जब होता है, हिमस्खलन होता है, तो इसमें 55 मजदूर दब जाते हैं। फिलहाल जो हमें खबर मिल रही है, अभी लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं कि 50 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया था, लेकिन दुखद रहा कि रेस्क्यूड लेबर्स में से ही 4 जो श्रमिक थे वो बचाए नहीं जा सके, उनकी मृत्यु हो गई है। यानी टोटल 46 मजदूर अभी सुरक्षित हैं। हालांकि जो 5 दबे हुए मजदूर हैं, जो एवलांच में अभी भी दबे हुए हैं, बर्फ की चादर के नीचे जो दबे हुए हैं, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए आईटीबीपी, सेना के जवान, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, रेस्क्यू का ज्वाइंट ऑपरेशन अब भी जारी है। मुख्यमंत्री लगातार वो न केवल मौके पर पहुंचे, न केवल उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं, बल्कि उन मजदूरों से मिलकर जिन्हें रेस्क्यू किया गया उनका हालचाल भी जानते हुए नजर आते हैं। पल पल की जानकारी वो लगातार फोन पर ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो दबे हुए मजदूर हैं उन्हें भी जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम सुरक्षित वापस ला सके। हालांकि दुखद जरूर ये खबर रही कि जब रेस्क्यू किए गए मजदूरों में से 4 मजदूरों की मृत्यु हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनके परिवारों से उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, शोक की लहर में उनके साथ खड़े हुए हैं मुख्यमंत्री, उन परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। और अब ये ईश्वर से प्रार्थना हो रही है। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों को, श्रमिकों को बचाकर वहां से निकल रही थी और उस वक्त मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, हालचाल लेते हैं। देखिए, हाथ जोड़कर जो मजदूर थे उन्होंने धन्यवाद भी किया कि मुख्यमंत्री वहां पर है। भरोसा, ये सबसे बड़ा भरोसा होता है। परिवार का मुखिया जब उपस्थित होता है तो एक भरोसा मिल जाता है कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ रेस्क्यू टीम किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस पूरे काम को, इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, उसकी जानकारी लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आए हैं। हवाई सर्वेक्षण किया है उन्होंने चमोली जिले के इस पूरे गांव का। माड़ा गांव बहुत खास गांव ये कहा जाता है, सीमा को जोड़ता है। भारत और चीन के लिहाज से भी ये गांव बहुत खास है। अब स्ट्रैटेजिकली अगर देखें, डिफेंस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये बहुत खास गांव माना जाता है। और जिस रोड पर, खास तौर से जिस जगह पर ये टीम बीआरओ की थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम उपस्थित थी, वो दरअसल नेशनल हाईवे 7 जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, बद्रीनाथ से कनेक्ट करता है, ये पूरा का पूरा जो नेशनल हाईवे है, उस पर जब 8 से 10 फीट बर्फ जम जाती है, उससे क्लीन करने का, उसे क्लियर करने का काम ये इस टीम के लोग कर रहे थे, इस टीम के श्रमिक कर रहे थे। हालांकि ये घटना घटती है, प्राकृतिक आपदा इसे कहेंगे। इसमें 4 मजदूरों की मृत्यु हुई है, 5 अभी दबे हुए हैं जिन्हें बचाने का प्रयास जारी है। 46 मजदूर सुरक्षित बचा लिए गए हैं। सबसे जो मेजर चैलेंज यहां पर रेस्क्यू टीम के सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर अब भी ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में मौसम वहां ठीक नहीं है, माइनस में जो पारा है वो लुढ़क चुका है, ठंड बहुत ज्यादा है, बीच बीच में बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं से जो रेस्क्यू का चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो हमारे जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन निरंतर जारी है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर डटे हुए हैं इस रेस्क्यू की पूरी परिस्थिति को जानने और समझने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, क्योंकि उत्तराखंड से उनका एक खासा लगाव है, और इसीलिए उन्होंने इस आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री को यह आश्वासन दिया है कि केंद्र से जो भी हर संभव मदद की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से राज्य को मिलती रहेगी। और प्रधानमंत्री ने इस पूरे खबर की जानकारी भी मुख्यमंत्री से ली है। और ये देखिए, इस वक्त जो आपके सामने हम 2 तस्वीरें रख रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही है। अगर आप एक साइड, ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं रेस्क्यू में जिन हेलीकॉप्टर्स के जरिए, MI के जरिए इस पूरे रेस्क्यू को पूरा किया जा रहा है, उसके ये सीधी तस्वीरें हैं।
और जितना हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो मजदूर हैं जिनको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको तुरंत दबे होने की वजह से जैसे उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्हें तुरंत ऑक्सीजन भी इसी के माध्यम से मुहैया कराया जा रहा है। लगातार निरंतर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सेना के जवान, वायुसेना भी इसमें पूरी तरह से जुट गई थी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी घटना थी। एक तरफ हम उत्तराखंड में जब शीतकालीन यात्रा की बात हो रही है, शीतकालीन यात्रा शुरू होने वाली है और इसीलिए ये जो पूरी टीम थी, बीआरओ की टीम, वो मार्गों को क्लियर करने में जुटी हुई थी। श्रमिक वहां जो बर्फ जमी हुई थी, बर्फबारी होने की वजह से 8 से 10 फीट बर्फ की जो चादर जम चुकी थी, उसे हटाने का की मुहिम में वो जुटे हुए थे। तभी अचानक ये ग्लेशियर टूटता है और टूटकर सीधे उस टीम पर आ गिरता है जो वहां पर सड़क को बर्फ से सड़क से बर्फ को हटाने में लगी हुई थी। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा ऑपरेशन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें 55 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई थी। सफल अभियान की उम्मीद रखी गई और सफल इसे माना भी बहरहाल जाएगा। 50 को रेस्क्यू किया गया था। हालांकि दुखद जरूर ये खबर है कि 4 इसमें से बच नहीं पाए श्रमिक, 4 श्रमिकों ने दम तोड़ दिया है। 5 जो अभी फंसे हुए जो मजदूर हैं उन्हें बचाने के लिए निरंतर अभियान जारी है। टीम का ये कहना है कि और हमारे साथ मीडिया सलाहकार हैं संजय बलोदी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। खुद भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध है। और संजय जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अभी जो हमारे पास स्टेटस मिल रहा है, जो अभी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 50 मजदूर रेस्क्यू किए गए थे, 46 सुरक्षित हैं, 4 को नहीं बचाया जा सका, लेकिन अभी भी 5 से 6 मजदूर, 5 मजदूर, उनका क्या स्टेटस है? अभी क्या उनको रेस्क्यू में क्या कोई किसी तरीके का चैलेंज सामने आ रहा है? मौसम के क्या हालात है? हम आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे संजय जी। जी चैलेंज, देखिए चैलेंज तो है, निश्चित तौर पे प्राकृतिक चीज है तो चैलेंज होगी, मगर फिर भी एसडीआरएफ और तो पूरा प्रशासन जमला वहाँ पे लगा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने जो है नजर बना के रखे हुए। कल रात को भी जो है यहीं से हमारी एसडीआर की जो यहाँ पे बैठक रखी थी, यहाँ से पूरा वो मॉनिटरिंग कर रहे थे यहाँ पे। और जोशीमठ को जो है हमने एक अस्थायी तौर पर हमने एक बेस कैंप बना के रखा हुआ है वहीं। और लगातार कह सकते हैं कि अपनी तरफ से प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। और मौसम सुबह थोड़ा खराब था, अभी लगभग अभी थोड़ा ठीक है, मगर लगातार जो है फिर भी मौसम की गतिविधियां चालू हैं। एक बात जो संजय बलोदी जी ये बताई जा रही है कि मौसम रह कर बदल रहा है, तो जो चैलेंज आ रहा है, क्योंकि बार बार स्नोफॉल भी हो रहा है और स्नोफॉल की वजह से भी जो टीम है उसे थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में कोई अपडेट अगर आप दे सकें तो। जी, मैंने जैसे कहा कि देखिए प्राकृतिक समस्या तो है ही, और वो जो क्षेत्र है, जो माणा वाला जो क्षेत्र है, बद्रीनाथ और माणा वाला क्षेत्र है, ये लगातार अपनी स्थितियां बदलता रहता है, खासकर मौसम के बारे में अगर मैं बात करूंगा। मगर ये ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, पहले भी होता आ रहा है ना। तो इसके लिए पूरी तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से भी। एसडीआरएफ, जैसे मैंने कहा कि टोटल हमारा पूरा सिस्टम उस पर लगा हुआ, उनको जल्दी से जल्दी बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है हमारे रक्षा मंत्री जी से भी और केंद्र से भी बात की है कि अगर हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी या उन्हें कोई ट्रीटमेंट से बाहर ले जाना पड़ा, हमारे जो घायल वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं जितने जल्दी हो सके उनको किस तरीके से, जो बचे हुए 4-5 लोग हैं उनको किस तरीके से रेस्क्यू कर लिया जाए। हेलीकॉप्टर्स 6 लगभग लगाए गए थे और ये कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो संख्या बढ़ेगी। हालांकि अब तो केवल 5 लोगों की जो खबर हमें मिल रही है कि 5 अभी फंसे हुए मजदूर हैं, उनको निरंतर बचाने का प्रयास जारी है। एक आखिरी सवाल मैं संजय जी आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो 50 थे, 50 में से 4 मजदूरों को नहीं बचाया जा सका, वो नहीं बच सके। तो ऐसी परिस्थिति में 46 सुरक्षित बताए जा रहे हैं, 5 को लेकर वो परिवार बहुत ज्यादा परेशान है।
बार बार ये अब उम्मीद की जा रही है कि उनके लिए कुछ खुशखबरी ही आए। परिस्थिति को देखते हुए सरकार उन परिवारों के साथ भी खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री को हम लगातार देख रहे हैं कि वो वहां पर डटे हुए हैं, और आपने भी बताया कि एक तरह से उन्होंने अपना कैंप कर लिया है वहां पर। जोशीमठ की खासतौर से अगर बात करूं तो अभी वर्तमान में उन परिवारों के लिए आप क्या अब कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सब सकुशल हो, और उनके परिवार वालों से भी और उनके सगे संबंधी से भी ये कहना चाहेंगे कि वो जो है बिल्कुल आशावादी रहे। शासन प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे फंसे हुए लोग हैं उनको तुरंत जो है सकुशल निकाल लिया जाएगा। पूरे राज्य पूरे देश की जनता उनके साथ है, सभी यही प्रार्थना करते हैं और हमें भी पूरा विश्वास है। और जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा उस पर ध्यान लगाकर लगे हुए हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो एक एक पल की जानकारी अपने द्वारा ले जा रही है उनके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार ऐसे समय में परिवार के साथ खड़ी हुई है, खुद मुख्यमंत्री एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया कि वहां पर डटे हुए हैं मुख्यमंत्री, और डटे हुए हैं वो तमाम जवान जिनके लिए ये रेस्क्यू एक चैलेंज जरूर था, लेकिन रेस्क्यू को पूरा करना उन्होंने उसका बीड़ा उठा रखा है। 5 मजदूरों की तलाश अभी जारी है। चमोली में हुए एवलांच के बाद पूरा उत्तराखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, और इसके चलते कई घटनाओं को लेकर पहले से ही अब एहतियात बरतने की जरूरत है, और एहतियात बरती भी जा रही है। नई टिहरी में मौजूदा हालात को देखते हुए ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है। डीएम मयूर दीक्षित ने ट्रैकिंग पर रोक लगाने के आदेश भी दे दिए हैं। सूरत क्षेत्र है, वहाँ पर लगातार हम वॉच कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी ट्रैकिंग आदि की जो दल जाते हैं उनको भी रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त बिजली पानी सड़क की जो सुविधाएं हैं उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी लोगों को भी आगाह कर दिया गया है। डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि अलर्ट वेदर का जो अलर्ट था लास्ट 2 डेज़ का, उसको देखते हुए कहीं 2-3 जगह से जहाँ से शिकायतें या कोई ट्रबल की सूचना आई थी वहाँ पर भी टीम भेजकर तत्काल उसको चेक करा लिया गया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से। मुलाकात बहुत खास रही क्योंकि गृह मंत्री ने कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है दोनों के बीच में। बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की दिल्ली में मुलाकात हुई है। बहुत खास मुलाकात इसे कहा जा रहा है। गृह मंत्री से कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, खासतौर से जिन कानूनों को लेकर आपने देखा कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा हुआ, भू कानून को लेकर, यूसीसी को लेकर, इन मुद्दों को लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है। उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें लेकर चिंतन मंथन हुआ गृह मंत्री और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के मध्य। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा की, जो बहुत जल्द उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के तहत इसे लेकर बीजेपी प्रदेश संगठन ने फिर से तैयारी करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 मार्च को प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा, जिसमें वो उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचेंगे। हर्षिल बेहद खास जगह है उत्तरकाशी की, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। इस अवसर पर गंगोत्री मंदिर के पास मुखबा गांव को शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण मदद करेगा। प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे जौली ग्राउंड पर वो लैंड करेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और मुखवा में माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास का स्थान है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और अन्य उनके कुछ कार्यक्रम वहाँ पर है। और करीब 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धाकड़ धामी की। धाकड़ धामी हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सादगी, अपनी कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण से न केवल राज्य में बल्कि देश भर में अपनी एक विशेष पहचान बना ली है। उनका नेतृत्व राज्य के विकास की दिशा को नई महत्वपूर्ण लेकर आया है। उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की नेतृत्व शैली और उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि एक सशक्त, पारदर्शी और जनहितकारी शासन कैसे राज्य की प्रगति में सहायक हो सकता है। इसी पर देखिए हमारी आज की खास रिपोर्ट। ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। मेरा नाम पूजा जोशी है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी चयन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए हुआ है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी तरफ से नहीं, संपूर्ण युवा वर्ग की तरफ से। मुझे बहुत खुशी है, आज मेरी बेटी का चयन हुआ है। काफ़ी समय 3 साल से मेहनत करते करते आज यहाँ सफलता की सीढ़ी पे पहुँची है। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। धाकड़ धामी की सशक्त सरकार, बच्चे बूढ़े सबके सपने हो रही साकार, युवाओं को मिलता रोजगार, सरकार पर जनता का अटूट विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य में हुए बदलाव और युवाओं को मिल रही रोजगार के अवसर इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य को नई दिशा और गति दी है। सीएम धामी के सानिध्य में उत्तराखंड पर्यटन से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक, फिल्म मेकिंग से लेकर युवाओं को रोजगार तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। धाकड़ धामी की सॉलिड योजनाएं, आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 25 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य है उत्तराखंड। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसकी प्रशंसा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी कर चुकी हैं, जिसमें शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से लेकर यूसीसी लागू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी
देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। केवल कार्यक्रमों को आयोजित करने में ही धामी सरकार ने अपना लोहा नहीं मनवाया है, बल्कि प्रदेश में जरूरी और सख्त कानून लाने के लिए भी धामी सरकार जानी जाने लगी है। चुनौतियों से पार धामी सरकार, लव जिहाद पर सख्त एक्शन हुए, नकल दंगई से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 नंबर जारी किया गया, राजस्व पुलिस हटाकर नियमित पुलिस को जिम्मा सौंपा, 2026 तक ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने के लक्ष्य, जमरानी बांध परियोजना की दशकों पुरानी मांग स्वीकृत हुई, सोंग बांध परियोजना को खास बजट, सभी 13 जिलों को हेली सेवा से जोड़ने की योजना शुरू की गई। कि हम सब उत्तराखंड वासी हैं, यहाँ कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है ना प्रेम भाई? हम सब एक हैं, और जब राज्य आगे बढ़ता है तो हम पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो सभी उससे गौरवान्वित होते हैं, और हमारी नीतियां, हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के नीति आयोग की जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उसमें उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी अर्थात ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट्स का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सीएम वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के बेबुनियादी मुद्दे जब प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करने लगे, तो प्रदेश के संरक्षक के तौर पर सीएम धामी का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें विपक्ष को अपने कार्यकाल में किए काले कारनामों का आईना भी दिखाती नजर आती है। इसलिए देवभूमि की आस्था श्रद्धा पूरे देश और दुनिया वासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तराखंड है, जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। हम उनमें से नहीं है जो कई प्रकार के कैमरों के सामने कहते हुए पाए जाते हैं कि जो करना है कर लो जी, हम आंखें बंद कर लेंगे। कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है। और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं, वो सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए। क्यों आशा जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं, और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के सटीक कामों और युवा नेतृत्व की लोकप्रियता केवल उत्तराखंड में ही सीमित नहीं है। देश के हर हिस्से में रह रही उत्तराखंडी और गैर उत्तराखंडी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही सेकंड लेयर लीडरशिप को विकसित करने में विश्वास रखा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जमीन पर उतरकर काम करने और तुरंत फैसला लेने वाला सीएम धामी का अंदाज भी जनता को खूब लुभाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो धाकड़ धामी ऐसे ही नहीं बनते, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और धामी नए नए परचम लहराते जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।